ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग मजे में हैं? यस सर। तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों के बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं या जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब ये आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं। जनरली हमको पहले से पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, तब तो हम उस लेवल की तैयारी करेंगे ना। और दूसरी चीज क्या कि एग्जाम में भी आएगा, है ना, कैरियर इन फार्मेसी कि फार्मा फील्ड में कौन कौन से कैरियर हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कितने फील्ड होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, मार्केटिंग है। अब इनकी भी कई सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, केवल हम देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमें अभी क्या जानकारी होना चाहिए। हर एक चीज में हम ज्यादा डीपर जाएंगे तो एक ही चीज ऐसी है जिसमें हम पूरी कॉपी भर सकते हैं एग्जाम की। तो हमको पता होना चाहिए कौन कौन से फील्ड हैं। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैरियर इन फार्मेसी, तो आपको कई सारे फील्ड के बारे में पता होना चाहिए और फिर आप अपना इंटरेस्ट देख के उस फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, है ना। जैसे एकेडमिक है, मैं एक एकेडमिक में हूं तो टीचिंग एक प्रोफेशन है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी ही तो है ना। टीचिंग के अलावा एकेडमिक में और क्या है, हायर एजुकेशन है, आउट ऑफ इंडिया आप पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें फार्मेसी प्रैक्टिसेस होती हैं। फार्मेसी प्रैक्टिसेस की बात करें तो फार्मेसी प्रैक्टिस जैसे कि हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, है ना, और आपका और भी कम्युनिटी फार्मेसी, इस तरीके से। फिर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो हॉस्पिटल से लेके, नेवी से लेके, आर्मी से लेके कई सारी जो लैब्स होती हैं, ICMR, है ना, सुना है नाम, इनमें भी कई सारी वैकेंसीज होती हैं। फिर उसके बाद में खुद का बिजनेस आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आजकल ई फार्मेसी भी आ गया, नेटमेट्स करके, तो कई सारे। फिर उसके बाद में फॉरेंसिक फार्मेसी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमारे आंसर्स के बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरियर इन फार्मेसी में सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री की। किसकी? इंडस्ट्री। मान के चलो आप एक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री में जाने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आप एक लैब में होते हैं, एनालिसिस की लैब में, तो एनालिसिस का काम कर रहे होते हैं। सुटिक्स की लैब में होते हैं तो फॉर्मुलेशन, जो आपकी मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे आपने अभी बीच में क्या सिरप बनाई, फिर कैलामाइन लोशन बनाएंगे, तो फार्मास्यूटिक्स की लैब में अलग काम होता है। तो हर एक लैब अलग अलग तरीके से डिजाइन है। इनऑर्गेनिक में आप कुछ और करते हैं, है ना, एनालिसिस में मतलब इनऑर्गेनिक में लिमिट टेस्ट वगैरह हो गया। आ रहा है सभी को समझ में? प्रैक्टिकल्स तो करें, है ना। तो इंडस्ट्री में हम बात करें, पहले जो इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है दैट इज R&D। कौन सा? R&D, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो आप एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं आप? हर किसी की इच्छा होती है कि मैं साइंटिस्ट बनूं, एक जो प्राइमरी गोल होता है ना। जैसे MBBS के बाद आप डॉक्टर बनते हैं या कोई भी पढ़ाई करके मोस्टली आप साइंस से रिलेटेड है तो साइंटिस्ट बनने की चाहत होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, आप देखते हैं कि नए नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मेडिसिन के नए नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना। जैसे हमने बात करी थी API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो कोई नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है, कोई नया मॉलिक्यूल की रिसर्च करनी है, कोई नया मॉलिक्यूल आया है या आपने खोजा है और वो किस तरीके से काम करेगा, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, जो आपके मॉलिक्यूल हैं, जो दूसरे एक्सीपिएंट हैं, मॉलिक्यूल के साथ एक्सीपिएंट भी होते हैं ना, तो नए एक्सीपिएंट की खोज भी अपने आप में एक क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। जैसे आप देखते हैं ना, कई चीजें हमेशा अपडेट होती रहती हैं। पुराने समय जो है पिल्स चलती थी, पाउडर्स चलते थे, आज की डेट में नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ गए हैं। तो कैसे आए, ये कहीं ना कहीं रिसर्च के थ्रू आते हैं। तो फार्मा फील्ड में आफ्टर एम फार्मा आप इनमें थ्योरी क्या बताएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके डिपार्टमेंट की बात करें तो एक रिसर्च वाला डिपार्टमेंट होगा जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल डेवलपमेंट, एक्सीपिएंट डेवलपमेंट। ये फिर अब मॉलिक्यूल डेवलप हो गया, आपने एक मॉलिक्यूल को डेवलप कर लिया। मॉलिक्यूल डेवलप होने के बाद में आप क्या करेंगे, एक फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट का काम करेंगे। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट मतलब उसका डोजेस फॉर्म क्या होगा, एक मॉलिक्यूल आ गया, अब वो टैबलेट बनेगा कि कैप्सूल बनेगा कि सिरप बनेगा, इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, उसमें जो केमिस्ट्री और जिनको मॉलिक्यूल्स के बारे में ज्यादा जानकारी है वो उस फील्ड में जाएंगे, है ना। मतलब इसमें ब्रांच वाइज भी आपको जॉब मिलती है। फिर उसके बाद में फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिक्स, कि आपने उसको टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है,
कि उसका सिरप बनाना है, क्या है। कई सारे ऐसे डोजेस फॉर्म होते हैं जिनका एक ही फॉर्म है, या तो इंजेक्शन फॉर्म में है, जैसे आपने देखा होगा इंसुलिन मोस्टली इंजेक्टेबल फॉर्म्स में है। इंसुलिन की टैबलेट अब आज की डेट में ट्रेंडिंग कुछ टैबलेट्स बन रही हैं, लेकिन अभी भी उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, या तो वो सबक्यूटेनियस लगाना पड़ता है कि नहीं राजकुमार सर। सब इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की टैबलेट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है क्या? नहीं। तो आप उसमें रिसर्च कर सकते हैं उसका क्या टैबलेट फॉर्म डेवलप किया जा सकता है। एक्चुअली हार्मोन जो होते हैं उनको स्टमक के एसिड और इससे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर फॉर्मुलेशन डेवलप आपने कर लिया। अब कोई भी चीज जब आपने फॉर्मुलेट कर ली तो फॉर्मुलेट करने के बाद में क्या डायरेक्ट मार्केट में उतार देंगे उसको? नहीं, उसका हम स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। तो एक प्रोडक्शन साइंटिस्ट होता है जो पायलट प्लांट काम करता है, कम लेवल में वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को। रिसर्च में बता रहा हूं क्या क्या काम होता है। जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जाएंगे तो आपने क्या किया? प्रोडक्शन किया उसका स्मॉल स्केल में, या आप मॉलिक्यूल का भी कर सकते हो। उसके बाद में आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्या करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल। तो ये सारे साइंटिस्ट होते हैं, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट है ना, एसोसिएट साइंटिस्ट, इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो पहला फील्ड इंडस्ट्री में हम बात करें तो कौन सा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मास्टर्स होना जरूरी जनरली, बाकी टैलेंट के आगे तो फिर कुछ नहीं होता है। टैलेंट यदि आप में है, स्किल्स, तो लोग नहीं पढ़े लिखे भी मॉलिक्यूल डेवलप कर देते हैं, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, लेकिन बल्ब की डिस्कवरी करी ना उन्होंने। तो मॉलिक्यूल डेवलपमेंट, फिर उसका लेकिन प्रमाण भी होना चाहिए ना। तो रेगुलेटरी जो बॉडीज होती हैं उनके थ्रू इनका प्रमाण भी होना चाहिए। फिर दूसरा डिपार्टमेंट होता है, इसमें हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा? अब थोड़ा सा इसमें आप ये बता सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझ में आया? मतलब ये क्या है? एक एरिया ऑफ जॉब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, ज्यादा शांत रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा साइंटिस्ट ज्यादा बोलते नहीं, किसी से चुपचाप रहते हैं, अपने उसमें लगे रहते हैं काम धाम में। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को भी आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन से फील्ड में जाना है और आप किस तरीके, आपका नेचर क्या है। फिर दूसरा जिसमें इसमें क्लिनिकल ट्रायल है। आपने क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन के टाइम पे सुना होगा कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पहले एनिमल के ऊपर टेस्टिंग होती है, फिर कुछ नॉन पॉपुलेशन होता है उसके ऊपर, उसके पूरे ड्रग के जो इफेक्ट क्या है वो हम चेक करते हैं। उसके बाद ही फिर मार्केट में कोई प्रोडक्ट जाता है। तो एक डिपार्टमेंट आपका कौन सा हो गया इंडस्ट्री में? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सा? कौन सा? फिर दूसरा डिपार्टमेंट होता है आपका प्रोडक्शन। कौन सा? अब प्रोडक्शन में आपको किस तरीके की जॉब मिलती है? प्रोडक्शन एक तरीके का क्या होता है कि जहां पर बहुत लार्ज स्केल में कोई चीज का प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अलग अलग यूनिट होती है ना, पेरेंटल है, एक ही नहीं मल्टीपल, इंजेक्टेबल्स अलग हैं, टैबलेट अलग है, कैप्सूल्स अलग है, और अलग अलग डोजेस फॉर्म बन रहे हैं। तो उसका सुपरवाइज आपको करना होता, सुपरविजन, कि चीजें अकॉर्डिंग टू द जो रेगुलेटरी है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं कि नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफिसर का काम होता है। इसमें इनिशियल लेवल में आप ऐसा प्रोडक्शन ट्रेनी के तौर पर और प्रोडक्शन केमिस्ट के तौर पे आप जाते हैं, फिर आप प्रोडक्शन मैनेजर बनते हैं, ठीक है ना। फिर इस लेवल में धीरे धीरे डायरेक्टर, पूरे प्लांट का डायरेक्टर, पूरे जो स्टेट है उस स्टेट में जितने प्लांट है उसका डायरेक्टर। तो धीरे धीरे इस तरीके से पोस्ट बढ़ती है आपकी। लेकिन इसमें आपको यह है कि बी फार्मा और डी डिप्लोमा के बाद भी आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं। क्लियर? तो दूसरा क्या है? प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आया इसमें क्या बताना है हमको? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये पोस्ट होती है, मतलब डिपार्टमेंट होता है, जिसमें हमको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, जीएमपी। जीएमपी क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या होता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एग्जाम में हमको केवल इनके नाम मालूम होने चाहिए और उसमें होता क्या है ये हमको बताना है। क्लियर? बाकी जैसे हम बात करें कि जितनी भी पोस्ट है उसमें एक रोल क्या होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, जो पर्सन है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ये चीजें कॉमन होती हैं। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन के बाद हम बात करें तो दूसरा डिपार्टमेंट आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आप क्या करते हैं? टेस्ट से रिलेटेड चीजें करते हैं। जैसे कोई चीज जो बन रही है वो सही बनी है कि नहीं। आपने सबसे पहले ही देखो, इसको ऐसे ही याद रखना, एक पिक्चर के थ्रू आपने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक मॉलिक्यूल को डेवलप कर लिया, वो मार्केट में आ गया, पास हो गया।
गवर्नमेंट से हमको अथॉरिटी मिल गई कि अब इस मॉलिक्यूल को आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड उसकी पूरी प्रोसीजर्स आ गई, उसकी पूरी गुड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आ गई कि कैसे इसकी प्रैक्टिस होगी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसे होगी उसकी। आगे उसके टेस्ट क्या होंगे, टैबलेट के टेस्ट होते, कैप्सूल्स के टेस्ट होते हैं बनने के बाद में। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है ना, तो वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती है? क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है कि जो डिफेक्ट है, जो एरर है, उसको फाइंड आउट करना, डिटेक्ट द एरर। ये क्या काम करता है? डिटेक्ट एरर, है ना। जो दूसरों में कमियां ढूंढता रहता है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन जाएगा, है ना सर। हम सब ढूंढते रहते हैं। जो देखे तो प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो आप अभी से देखें कि आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है। आप जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो डिटेक्ट एरर आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, रिजल्ट आया, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। इसमें भी इनिशियल लेवल में आप धीरे धीरे मतलब क्वालिटी एनालिस्ट बनते हैं, केमिस्ट होते हैं, फिर आप क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और हायर पोस्ट में जाते जाते हैं। फिर इसके बाद में एक और डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस। कौन सा डिपार्टमेंट? मतलब फार्मेसी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें नंबर मतलब एबंडेंस जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप सही तरीके से अपने स्किल्स के ऊपर काम करें ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया जाने का भी मौका मिलता है आपको यदि आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो। क्लियर? फिर हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि आप जनरली ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम ये इसका काम होता है टेस्ट होने का, लेकिन कम से कम एरर हो, ऐसी कौन सी प्रोसीजर डिजाइन हो, ये काम किसका होगा? ये कौन एश्योर करेगा कि मिनिमम एरर हो। क्या हो? मिनिमम एरर। आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो आप प्रैक्टिकल किस बेस पर करते हैं? आप किसको स्टैंडर्ड लेते हैं? बुक को स्टैंडर्ड लेते हैं, बुक को स्टैंडर्ड्स लेते हैं ना। तो क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होता है उसका काम क्या होता है कि वो इंटरनल ऑडिट करता है टाइम टू टाइम कि जो चीजें चल रही, जो प्रोसेस चल रही, जो सिस्टम चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं। यदि सिस्टम सही नहीं चल रहा है, उससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो सिस्टम को अपडेट करने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम, है ना। मतलब एक तरीके से ये पूरा रिटन वर्क के ऊपर काम करते हैं। कितने अच्छे से चीजों को मेथडोलॉजी डेवलप हो सकती है, क्या हो सकता है, ये किसका काम होता है? क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। तो इसमें कौन जा सकता है? जो लगता है जो फाइल बहुत अच्छे से काम करते हैं, फाइल वगैरह बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, या जो रिटन नोट्स बहुत अच्छा करते हैं, मतलब एसओपीज वगैरह प्रिपरेशंस अच्छी कर सकते हैं, तो ये इस तरीके के काम के लिए क्वालिटी एश्योरेंस। और ऐसा नहीं कि कोई भी फील्ड में आप जाएं, ग्रोथ बहुत अच्छी है इंडस्ट्री में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल है भाई, आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप जॉब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाए इंडस्ट्री में, आप सीखने के पर्पज से जाए इंडस्ट्री में। जब आप इंडस्ट्री में स्टार्टिंग में जाएंगे फिर धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलेगी। आप सोचें कि नहीं 6 महीने काम करें और फिर आपको ग्रोथ मिल जाए, तो नहीं। यू नीड टू बी स्टे देयर, आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। अप्रोक्स 2 साल आपको देना ही पड़ेगा किसी भी फील्ड में। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट हो गया इंडस्ट्री में आपका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है दैट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। भाई पैसा बहुत है लोगों के पास में, उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब? हाँ, सबकी सैलरी किससे डिपेंड है? मार्केटिंग से। खैर रिसर्च करके आप कोई पेटेंट कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट आप डेवलप कर लेते हैं, तो वो भी आपको इनकम देता है, लेकिन उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट भी लग जाता है। स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट लगेगा ना। कोई मॉलिक्यूल रिसर्च हो रहा था ऐसा थोड़ी ना आज आपने सोचा कल मॉलिक्यूल बना दिया, लो, है ना। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन आजकल की डेट में मॉडर्नाइजेशन में चीजें इजी हो गई, तो टाइम टू टाइम आपको जैसे कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन सिस्टम आ गया है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं, कई सारी चीजें हो गई, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजी तो हो गया, एआई टेक्निक्स आ गई हैं। फिर मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग होते हैं, और मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जो जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल तो सारे उसमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन मार्केटिंग में आपको ज्यादा स्किल्स की रिक्वायर होती है ना। मार्केटिंग में आप ज्यादातर क्या होते हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और आपका एमआर आपने सुना होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास में सबसे चैलेंजिंग जॉब क्या होता है कि आप जो आपका फिजिशियन है, आप अपने प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने के लिए उसको कन्विंस कर लें। पूछते हैं मार्केटिंग इंटरव्यू में, व्हाट इज द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ फार्मासिस्ट। एज अ फार्मासिस्ट आपके सामने क्या चैलेंज होता है? तो क्या चैलेंज है? टू कन्विंस फिजिशियन, कि डॉक्टर को कन्विंस करो कि हमारा प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करो, है कि नहीं।
तो इंडस्ट्री में इतने डिपार्टमेंट होते हैं, इसके भी कई सारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन ब्रॉड सेंस में हम देखें तो एग्जाम में हमें इंडस्ट्री में कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कैरियर इन फार्मेसी क्या क्या है, तो हम क्या बताएंगे, कौन कौन से हैं डिपार्टमेंट बताओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहला रिसर्च और डेवलपमेंट का काम क्या है, मॉलिक्यूल को डेवलप करना, और एपीआई जिसको हम बोलते हैं एक्सीपिएंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, उसकी पूरी प्लानिंग, डोजेस फॉर्म क्या बनेगा, फिर उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें जनरली आप जब जाएंगे तो यू विल बी मतलब एंटर्ड एज अ साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट एंड सीनियर साइंटिस्ट। तो जिनको रिसर्च में जाने का ड्रीम है, जिनको साइंटिस्ट बनने का ड्रीम है, दे प्लान टू गो टू द रिसर्च डिपार्टमेंट। एंड देन प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट इसमें लीडरशिप क्वालिटी जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से काम कराना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो आपको अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, लाइक टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो वहां पर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। फिर उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मतलब आप टेस्ट एनालिटिकल जो प्रोसीजर्स होती है वो परफॉर्म करते हैं। ये सब भी क्या होता है, GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। कई सारी गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइन का मतलब जैसे कि फार्माकोपिया तो स्टैंडर्ड है, इसके अलावा कई सारी गाइडलाइन है, ICH गाइडलाइन है, WHO है, US FDA है। तो इन सब के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए ही ये सारे डिपार्टमेंट चलते हैं। और जो लास्ट डिपार्टमेंट था वो क्या था हमारा, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद में मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में आप देखते हैं कई सारे आपके सीनियर्स या जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो मार्केटिंग में देखते हैं। तो कई बच्चे ऐसे थे जिनको अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं आती थी स्टार्टिंग में, व्हेन दे एंटर टू द कॉलेज, ठीक है ना, बहुत उन्होंने एफर्ट किया, सीखी, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया, बहुत गरीब फैमिली से आते थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे से काम किया कि आज दे आर वर्किंग इन, टुडे आल्सो इज वर्किंग इन सन फार्मा। सन फार्मा में काम कर रहा है और अच्छी सैलरी है, खुद का घर बनवा लिया, खुद की गाड़ी ले ली, खुद की शादी करवा ली मतलब इट्स अ ग्रोथ ना। तो व्हाई दिस, कैसे संभव हुआ, दिस इज ऑल बिकॉज ही डिसाइडेड दैट आई हैव टू अर्न एंड ही वेंट टू द मार्केटिंग। यदि आपको लगता है कि आपका जॉब प्रोफाइल घूमने वाला नहीं है, ड्राइविंग, नेट सर्फिंग का नहीं है, गो टू द इनसाइड ऑफ इंडस्ट्री। आपको लगता है कि आपको इनसाइड काम करना है, गो टू द इंडस्ट्री। आपको लगता है कि आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो प्लान टू गो टू द रिसर्च। इसके आगे की सर्च आपको करनी पड़ेगी, इसके आगे का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि आप किस लिए बने हो। क्लियर। जनरली यदि हम बात करें कि एक देखें कि एक स्टोरी है कि एक रास्ता है, वो उसमें 4 रास्ते हैं, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। अब वहां पर 2-3 लोग ऑलरेडी खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कि भैया ये रास्ता कहां जाता है, तो उसने पूछा कि भैया आपको जाना कहां है, तो सामने वाला बोलता ये तो नहीं पता कहां जाना है। तो जो लोग खड़े थे बोले कोई सा भी रास्ता पकड़ लो ना, फर्क क्या पड़ता है। समझ में आया। तो जब आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, आपके पास भी 4 साल हैं, इस 4 साल में आपने ये प्लानिंग नहीं की कि जाना कहां है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर कोई भी जॉब मिले आपको क्या फर्क पड़ता है, फिर तो काम करना पड़ेगा। यदि आप पहले से डिसाइड करके आप अपने ऊपर काम करेंगे तो एक अच्छी स्किल्ड आप में आ जाएगी और आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी ग्रोथ आपकी होगी, है ना। क्लियर। यस सर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट होता है दूसरा जो हम बात करें, दैट इज एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में आपका एजुकेशन से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। एजुकेशन से आप रिलेटेड जॉब देखेंगे तो आज की डेट में आप बात करें गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट और गवर्नमेंट। एकेडमिक्स में आपके जैसे कॉलेजेस हैं, कॉलेज में आप जब एंटर करते हैं तो एज अ लेक्चरर, लेक्चरर के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट के बाद एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट के बाद में प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद में आप एचओडी, एचओडी के बाद में आप प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद में डीन, डीन डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना कि आपने पढ़ाई कंप्लीट की डायरेक्ट आपको मिल गया डीन बन गया नहीं, तो इट्स रिक्वायरमेंट, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स में आपको जाना है तो मास्टर्स, हायर एजुकेशन आपको करना पड़ेगा, एम फार्मा। बी फार्मा के बाद डायरेक्ट आपको टीचिंग नहीं मिलेगी, तो आपको मास्टर्स। यदि आप डिप्लोमा में हैं तो डिप्लोमा के बाद बी फार्मा आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेके कर सकते हैं। उसके बाद में आप एकेडमिक, एकेडमिक में इंडिया में भी आप पढ़ा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ा सकते हैं।
बट गो आफ्टर द पीएचडी के बाद जाए। फिर इसमें एक फार्म डी भी होता है। फार्म डी सुना है? क्या होता है ये? हाँ, मतलब आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद में डायरेक्ट फार्म डी में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आप फार्मेसी प्रैक्टिस, वो 5 साल का कोर्स होता है। आपको जैसे लेटरल एंट्री एडमिशन होता है डिप्लोमा के बाद में डिग्री में, वैसे बी फार्मा के बाद में आपको फार्म डी में एडमिशन मिल जाता है। और फार्म डी में भी फार्माकोविजिलेंस सुना है कभी? फार्माकोविजिलेंस आज की डेट में एक अच्छा जॉब है। जैसे आईटी सेक्टर होता है ना, एक तरीके का फार्मा फील्ड का आईटी सेक्टर है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड वर्किंग होती है। कई लोग जैसे जिनको इंजीनियरिंग फील्ड पसंद था लेकिन जा नहीं पाए, तो दे कैन प्रेफर टू द फार्माकोविजिलेंस, या जिनका कंप्यूटर में हैंड अच्छा है, बुकएप्स जिनकी अच्छी है, तो वो ये फील्ड में जा सकते हैं। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिफरेंट फील्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको एकेडमिक में आपका क्या जरूरी है, इसमें आपके एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद में आप सेल्फ इंस्टीट्यूशंस भी रन कर सकते हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, ई एजुकेशन रिलेटेड, है ना, अवेयरनेस कैंप, सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं। तो उसमें भी कई सारी एनजीओज जो है एजुकेट कर रही हैं, जिनको फंडिंग मिलती है, जो फंड जनरेट कर लेते हैं हेल्थ प्रोफेशन में। तो एक कौन सा है आपके पास में ऑप्शन? एकेडमिक्स। जैसे मैं कौन से फील्ड में हूँ? एकेडमिक्स में हूँ। बट ये है कि आपकी चॉइस होना चाहिए, ये नहीं कि रो रो के पढ़ा रहे हो, है ना, खुद भी बर्बाद, बच्चों को भी बर्बाद करे पढ़ के। नहीं, यू शुड हैव द इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स। आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको इतना नॉलेज है, आप दैट नॉलेज विल शेयर टू द स्टूडेंट्स, आप उनसे शेयर करेंगे, उनको बताएंगे। फिर इसके बाद में फार्मेसी प्रैक्टिसेस, कौन क्या आ जाता है नेक्स्ट? फार्मेसी प्रैक्टिसेस। फार्मेसी प्रैक्टिसेस में आपके जैसे फार्मा से रिलेटेड प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, तो उसमें 3 हम पार्ट देखेंगे। एक होता है आपका कम्युनिटी फार्मेसी, एक होता है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी, और एक होता है आपका क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी कौन कौन सा होता है? कम्युनिटी, हॉस्पिटल और क्लिनिकल। पहला हमने क्या देखा? इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। दूसरा हमने क्या देखा? एकेडमिक भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा हमने क्या देखा? फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस में कम्युनिटी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल। जनरली आप बात करें हम हॉस्पिटल में, तो आपने देखा एक फार्मासिस्ट होता है जो मेडिसिन आपको देता है, क्लियर। तो जनरली जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, कम्युनिटी मतलब एक सोसाइटी में, सोसाइटी क्लिनिक टाइप की, जहां पर रिटेल शॉप है और वो मेडिसिन से रिलेटेड काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट की, या लोकल एरिया में, तो वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहलाता है, कम्युनिटी फार्मेसी कहलाती है, ठीक है ना। लोकलाइजेशन या लोकल एरिया में एज पर द पेशेंट कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो फार्मासिस्ट जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहा है, आज की डेट में कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी जो है हॉस्पिटल से हो सकता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंप या कुछ कर रहा है, मेडिसिन के प्रति लोगों को जो है अवेयर कर रहा है, काउंसलिंग का काम कर रहा है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेसिकली उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि उसको ये देखना है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन की सप्लाई ठीक ठाक है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, और जो वहां का जो मेडिकल स्टाफ है उससे वो क्या करेगा? मेडिसिन के बारे में बताएगा कि ये स्टॉक है, ये मेडिकेशन इसके लिए आप दे सकते हैं। जनरली डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में कौन बताता है? इसीलिए तो मार्केटिंग है ना। मार्केटिंग जो है, आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग आप पब्लिक नहीं कर सकते, है ना। जैसे पतंजलि का घी आ रहा है, ये आ रहा है, आप बोले लो कैंसर के लिए ये दवाई ले लो, इसके लिए ये ले लो। अभी कोई एक सेलिब्रिटी थी, नाम उसका हम नहीं लेंगे, उन्होंने कैंसर के बारे में प्रचार प्रसार कर दिया कि इससे 4 स्टेज का कैंसर ठीक हो गया, उनके ऊपर जो है केस हो गया इस चीज के ऊपर। तो आप जो है मेडिकेटेड सब्सटेंस को इस तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ये प्रोफेशनल मार्केटिंग, स्पेशल केस ऑफ मार्केटिंग कहलाती है। इसलिए इसमें जो फार्मासिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, समझ में आया। और जिसको बहुत कम समय में अच्छी अर्निंग चाहिए, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा स्ट्रॉन्ग करे एंड गो टू द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। थोड़ा सा स्ट्रगल है स्टार्टिंग में, बट आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आने वाले समय में आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। फिर हॉस्पिटल की बात करें तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, ये हॉस्पिटल के अंडर में जो पेशेंट रिलेटेड उनकी काउंसलिंग करेगा। फिर क्लिनिकल का मतलब अलग ही आपको समझ में आ रहा है। क्लिनिकल फार्मेसी ये आपके ड्रग के जो एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसकी मॉनिटरिंग करेगा। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं, पर्टिकुलर एक जो पेशेंट का मेडिकेशन चल रहा है तो उससे रिलेटेड ये पूरा डाटा लेंगे। जैसे मान के चलो कोई पेशेंट है, वो कैंसर का पेशेंट है, तो उसको मेडिकेशन दिया जा रहा है,
तो उसकी पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा रिव्यू करेंगे कि उसको इस मेडिकेशन से कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये क्लिनिकल फार्मेसी का डिफरेंस समझ में आ रहा ना। क्लिनिकल फार्मेसी तो ये पर्टिकुलर किसके ऊपर काम करेंगे, एक पर्टिकुलर मेडिकेशन किसी को चल रहा है, उसको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये क्लिनिकल फार्मेसी का काम है। और हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में कम्युनिटी, एक कम्युनिटी में काम करेगी, मतलब सोसाइटी के लिए एक काम करेगी। तो ये भी क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस है। फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी होते हैं, क्लियर। तो ये भी आपका क्या है, एक जो है एक स्कोप है, या हम बोले अपॉर्चुनिटीज इन द फार्मेसी फील्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। तो फार्मा फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स की भी कमी नहीं है। फार्मेसी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में जो सबसे रिस्पेक्टेड जॉब हम बात करें, दैट इज द ड्रग इंस्पेक्टर, DI जिसको हम बोलते हैं। कौन सी, 4th कैटेगरी है ना हमारी गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में हम बात करें तो क्या हो गया आपका ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर कई लेवल में एग्जाम्स होते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव लेवल वाली, मतलब 10वीं 12वीं तक की, 10वीं तक की। फिर आपका जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, GK जिसको हम बोलते हैं, करंट अफेयर हो गया। मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, वैसे ही PSC के थ्रू भी DI की पोस्ट निकलती है। तो इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और मास्टर भी हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एकेडमिक में या तो इंडस्ट्री में। मतलब आप, यदि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, आपको चीजें याद रहती है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकते हैं, तो ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी की भी जॉब्स होती हैं। फिर कई सारी साइंटिफिक लैब्स हैं, है ना, जैसे आपका कई सारी साइंटिफिक लैब्स हैं, जैसे कि आपका ICMR है ना, CSIR, ये लैब्स है जहां पर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती है। फिर आपका आर्मी की बात करें तो आर्मी फार्मासिस्ट, आर्मी की बात करें नेवी फार्मासिस्ट, नेवी हो गया जो नेवी फार्मासिस्ट है। फिर कई सारे, मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मैक्सिमम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक फार्मासिस्ट होता है, तो वहां पर भी आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप बस ये देख लें, यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। क्लियर, कोई डाउट? इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें गवर्नमेंट जॉब के बाद में, तो आपका आ जाता है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं हम, प्लस कैरियर इन फार्मेसी में बात कर रहे हैं। तो कैरियर में आपका बिजनेस भी आता है। कैरियर में क्या आ जाता है, बिजनेस से रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है फार्मा फील्ड। तो बिजनेस में आपका क्या हो जाता है, बिजनेस में आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, मतलब इन सबको एग्जाम में क्लासिफाई करके बताना है, और जो मैंने समझाया उसको आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स आप लिखेंगे तो वैसे ही आपके पेज भरने लगेंगे। बस आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्राइटेरियाज हैं, इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अब बिजनेस में जनरली लोगों को फार्मेसी का मतलब होता है दवा की दुकान, रिटेलर शॉप, यही बस मालूम होता है ना कि दवाई की दुकान खोल सकते हैं हम, मतलब मेडिकल स्टोर हम खोल सकते हैं। जनरली लोगों के दिमाग में यही होता है कि भैया फार्मेसी कर रहे हो, दवाई की दुकान डालोगे क्या? नहीं, ये तो एक उसका सबसे छोटा सा पार्ट है, जो प्रिविलेज है कि आप जॉब कर रहे हो, शाम को आप घर पहुंचते हो तो आप अपनी मेडिकल शॉप भी चला सकते हो। फिर होलसेल का काम कर सकते हैं आप इसमें, बिजनेस में। एक तो रिटेल हो गया, दूसरा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम बोलते हैं, होलसेल का काम करते हैं। अब होलसेल में भी कई कैटेगरी आती है। कोल्ड चेन सप्लाई, कौन सी ऐसी चीजें जो ठंडी उसमें ही सप्लाई होती है, जैसे आपने देखा होगा ना कि वेयर हाउसेस बने रहते हैं, कोल्ड वाले भी वेयर हाउस बने रहते हैं, तो जिन्होंने बना लिए वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्लियर, तो कोल्ड चेन सप्लाई ये भी एक बिजनेस है। फिर उसके बाद में आप अपनी इंडस्ट्री भी प्लान कर सकते हैं, यदि बहुत पैसा आपके पास में, तो मशीनरीज खरीद के इंडस्ट्री बना सकते हैं ना। अब इंडस्ट्री बनाने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री बनाने के बाद में आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपके पास में आइडिया है, आपके पास में केमिकल है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास में मशीनरीज नहीं है, तो आपके पास में पैसा अच्छा है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लोग आपसे मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं। फिर बिजनेस में आजकल मार्केटिंग भी आता है। मार्केटिंग जैसे भाई मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया, मैं कॉलेज में हूं, मेरा प्रोडक्ट है, अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं उसकी मार्केटिंग कराऊं, तो मार्केटिंग के लिए भी टीम्स होती हैं, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वाले लोग भी होते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई किताब लिखी, तो थोड़ी ना आप ही पब्लिशिंग हाउस है। आपने कोई बुक लिखी तो कई सारे पब्लिशिंग हाउस है कि नहीं? तो वैसे ही आपको किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करानी है तो आप मार्केट से कई सारे जो है अलग अलग
मतलब जो लोग हैं उनसे आप मार्केटिंग करा सकते हैं, खुद में आप एक बिजनेस कर सकते हो उसका सेटअप। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कई सारे बिजनेस स्टार्ट करवाए आजकल, जैसे जन आरोग्यम, है ना, जन औषधि केंद्र, जेनेरिक मेडिसिन, आजकल देखते हैं ना आप, ओपन है मार्केट में। तो इन फील्ड में क्या हो जाता है, एक समाज की सेवा भी हो जाती है, और क्या हो जाता है, देखो यदि आप डिसाइड नहीं करोगे अभी से कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तो फिर क्या होगा, यदि आपका लक्ष्य नहीं है, तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं। कैसे? ऐसे। कैसे? जैसे हल्के फुल्के पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टारगेट बनाना है। अभी से आप टारगेट बना के काम करोगे तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी को ग्रूम करोगे और आगे बढ़ पाओगे। फिर हम बात करते हैं, इसमें आज की डेट में एक और फील्ड आ गया है आपका, है तो ये पहले से ही आपका, मेडिकल राइटिंग। मेडिकल राइटिंग और जनरल्स, मतलब आज की डेट में आप अच्छा राइट करते हैं, लिखते हैं, तो आप मेडिकल राइटिंग भी कर सकते हैं, जर्नलिज्म का भी काम कर सकते हैं, जर्नल्स लॉन्च कर सकते हैं खुद के। तो ये भी एक स्कोप है। और कई सारे फार्मास्यूटिकल जर्नल्स चलते हैं जिनमें पब्लिकेशंस रिक्वायरमेंट होते हैं और आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप स्टडी करके अच्छा रिव्यू तैयार करें और रिसर्च आर्टिकल्स तैयार करें, ये भी आपको एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। क्लियर? यदि आपको लिखना अच्छा आता है, आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आ रहा है समझ में? जैसे ये मैं बोल रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंटेंट ना, एक कंटेंट है। तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी है जो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। इसके अलावा हम अदर एक्स्ट्रा फील्ड की बात करें तो एक फील्ड होता है फार्माको विजिलेंस। कौन सा? फार्माको विजिलेंस। सुना इसके पहले आपने? ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ के कई सारे बच्चे फार्माको विजिलेंस फील्ड में और एक अच्छी सैलरी पा रहे हैं। और नॉन टेक्निकल जो नॉन फार्मा कंपनी है वो भी फार्माको विजिलेंस की जॉब प्रोवाइड करती है। जैसे आपने सुना होगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, एसेंचर्स, इनमें भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉग्निजेंट, मतलब फार्मा प्लस नॉन फार्मा। टीसीएस जनरली हम सुनते हैं कि टाटा की कंपनी है तो वो ट्रक और ये सब बनाती है, लेकिन टीसीएस फार्माको विजिलेंस होता क्या है मैं आपको बता दूं। आजकल जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो जो भी दवाइयां हैं ये एडीआर से रिलेटेड है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उनकी मॉनिटरिंग और रिव्यू ये कंपलसरी हो गया कि जो भी आप मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। जैसे मान के चलो आपने हॉस्पिटल ओपन किया तो आप टेंडर निकाल सकते हो कि आपको फार्माको विजिलेंस का काम कराना है, तो टीसीएस, एसेंचर, ये कंपनी क्या करती है, टेंडर्स ले लेती कंपनीज के, या एक साइमल्टेनियसली कोलैबोरेटिव काम करती हैं, और जिनमें जरूरत किसकी होती है, फार्मासिस्ट की। तो इसमें आपको क्या आना चाहिए, फार्माको विजिलेंस पूरा कंप्यूटर बेस्ड वर्क है। वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो। यदि किसी को लगता है कि आपका कंप्यूटर स्किल अच्छा है, टाइपिंग स्किल अच्छा, आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी वो बहुत अच्छी है, फार्माकोलॉजी आपकी अच्छी है, तो आप ये कर सकते हैं। क्या चीज? फार्माको विजिलेंस। तो फार्माको विजिलेंस इज ऑल्सो वन एरिया जहां पर आप अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में फॉरेंसिक फार्मेसी, कौन सा आ जाता है? फॉरेंसिक फार्मेसी आपने वो देखा है, नया दरवाजा तोड़ो क्या सीरियल का नाम? सीआईडी। सीआईडी में एक फॉरेंसिक इंस्पेक्टर होता है ना। फॉरेंसिक का मतलब इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो इन्वेस्टिगेशन का काम करता है। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक फार्मेसी, फॉरेंसिक इज रिलेटेड विद द इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि कोई क्रिमिनल क्राइम हुआ है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन का काम, तो फार्मास्यूटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ क्या कहते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग चीजों को फाइंड आउट करना। क्लियर? तो ये एक और एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जो फॉरेंसिक, इससे रिलेटेड एम फार्मा भी होता है आपका, फॉरेंसिक आप उससे रिलेटेड करना। जर्नलिज्म से भी आपका जो है आप कर सकते हैं मास्टर्स। और फिर उसके बाद में फार्मडी, तो एक मैंने बताया आप फार्मा प्रैक्टिस, फार्माको विजिलेंस जैसी जॉब में आपको जाना है। जब आप फार्मडी करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना, या तो फिर पीएचडी करते हैं तब लगता है। समझ में आया? फॉरेंसिक फार्मेसी के बाद में फिर आता है रेगुलेटरी अफेयर्स, सबसे पावरफुल जॉब, रेगुलेटरी
मतलब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि यूएस, FDA, WHO। तो जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे ऑफिसर्स, है ना, रेगुलेटरी अफेयर्स, कोई चीजें जो ओवरऑल फार्मा फील्ड में चल रही हैं वो कौन चला रहा है? कोई चीज आ रही है मार्केट में, कोई बिल पास करना फार्मा से रिलेटेड, या कोई भी चीज करनी, कोई नियम चेंज करना है, कोई कानून बनाना है, तो ये कौन काम करेगा? रेगुलेटरी अफेयर्स। कॉलेज चल रहा है हमारा, कॉलेज चल रहा है, कौन से नियम से चल रहा है? PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो PCI में अधिकारी फार्मा से रिलेटेड भी तो रहेगा ना। तो ये थोड़ा सा एकदम से नहीं बनोगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यदि आपको लग रहा है कि आपको नेतागिरी कुछ करना है, आपको एक अच्छी ऑफिशियल पोस्ट में जाना है, तो आप नेतागिरी इन द सेंस, कई लोगों का ऐसा रहता है ना कि मैं चाहता हूं कि फार्मा फील्ड और अच्छा बने, फार्मा फील्ड जो है और बेहतर कैसे हो सकता है, तो आप रेगुलेशंस में जाए, रेगुलेटरीज अच्छी करें। जैसे एजुकेशन अभी चल रहा है, और अच्छा हो सकता है क्या भाई? कॉलेज में लैब इतनी होनी चाहिए, है ना, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक टीचर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतने बच्चों में इतने टीचर होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? ये क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी। तो इसके भी तो मेंबर्स होते हैं ना, तो वो कहां से आएंगे? शक्तिमान है ना, तो स्टूडेंट ही बनेंगे। फिर इसके बाद में आपका होता है न्यूक्लियर फार्मेसी। क्या होता है? न्यूक्लियर मतलब बम, न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर फार्मेसी मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सुना है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने सुना होगा कि जब किसी को कैंसर होता है तो उसको एक थेरेपी चलती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में क्या होता है, उसको जो आपके क्या बोले हम कि रेडिएशन से ठीक किया जाता है। रेडिएशन के थ्रू चीजों को मतलब जो उसके कैंसर सेल्स हैं उसको किल किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो सब्सटेंस है उनका रख रखाव, उनका स्टोरेज कौन करेगा? जो न्यूक्लियर फार्मेसी वाला डिपार्टमेंट वो करेगा। तो ऐसे कई सारे फील्ड हैं। तो अभी एग्जाम में बताने के लिए तो इतना तो सफिशिएंट है, और खुद को पता होने के लिए, है ना। एज अ फार्मासिस्ट आप क्या क्या कर सकते हो जनरली? अब आपका काम क्या है इसके बाद में? अब आपका काम है कि आपको इन फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि और क्या क्या, मतलब डीपर डायमेंशन क्या है, और आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की जॉब के लिए बनी है। इनके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं फार्मा में। क्लियर? किसी को कोई डाउट? हाँ, जैसे हमने बात करी थी एकेडमिक की, तो एकेडमिक है तो एकेडमिक में अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे फार्मास्यूटिक्स, क्या फार्मास्यूटिक्स में क्या होता है कि कोई रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से वो डोजेस फॉर्म क्या बनेगा? टैबलेट बनेगी, कैप्सूल बनेगा, सिरप बनेगा, फॉर्मुलेशन उसका क्या करना है वो कौन डिसाइड करता है? फार्मास्यूटिक्स में। कोई केमिकल है, केमिकल की डिजाइन क्या होगी, कौन सा केमिकल है, उसमें कौन सा मॉडिफिकेशन करने से साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे, ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल्स की बारीकी जिसको मालूम होगी। फिर मार्केट में मॉलिक्यूल आ गया, ये बॉडी में जाके क्या कर रहा है, हमारी बॉडी इसके साथ क्या कर रही है? फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी, है ना। फिर क्वालिटी कंट्रोल से अलग एम फार्मा होता है, क्वालिटी एश्योरेंस से अलग एम फार्मा होता है। MBA आप कर सकते हैं यदि जिनको मार्केटिंग में जाना है। क्लियर? अब एक दो क्वेश्चंस लेंगे, किसी को कोई क्वेश्चंस है क्या? ये रेगुलेटरी बॉडी अफेयर में आएगा, फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर, है ना। जनरली ड्रग इंस्पेक्टर भी तो एक तरीके का ऑफिसर है ना, गवर्नमेंट जॉब जो उसमें आती है। ठीक, कोई ऐसा है जो पहले से ये डिसाइड करके आया हो कि मुझे इस फील्ड में जाना है? इज देयर एनीबॉडी? समझ में आया कैरियर इन फार्मेसी? कुछ नया पता चला? मतलब ये तो कुछ लिमिटेड चीजें ही हम बता पाए ना एक क्लास में, लेकिन यदि हम एक को भी पकड़ लें, जैसे मान के चलो हमने पकड़ लिया एकेडमिक्स या हमने पकड़ लिया मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रोडक्शन में आपको जाना है तो क्या स्किल्स जरूरी है, इस तरीके से आपको काम करना है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।